हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्लास 10th साइंस के चैप्टर 6 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। सेकंड लेक्चर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एनिमल्स में होने वाले कोऑर्डिनेशन के एक टाइप को देखा था, दैट इज़ न्यूरल कोऑर्डिनेशन। आज हम लोग प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, एंड दैट विल बी केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है प्लांट्स में, बिकॉज ना ही नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मसल्स होती हैं, हमारी तरह वेल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, इसमें वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं प्लांट्स में, राइट। तो इसमें कोऑर्डिनेशन एक अलग तरीके से होता है। तो इस बारे में आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो प्लांट्स के केस में कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें, बिकॉज प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी तो स्टिमुलस को रिसीव करते होंगे, ये भी तो रिस्पॉन्स जनरेट करते होंगे, है ना। तो प्लांट्स किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लांट्स में एक जगह से दूसरी जगह, एक सेल से दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। एक मूवमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है, इसमें दो तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, एक मूवमेंट के बेसिस पे और दूसरा कोऑर्डिनेशन होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन अगेन एनिमल्स में, जैसा कि हमने कहा था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो उसके लिए एक अलग सिस्टम अवेलेबल होता है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसमें बस किसी भी सरफेस से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है और वहीं पे वो डायरेक्टली सिक्रीट होते हैं और कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो टाइप के, इसमें भी प्लांट्स में भी दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं, एक होता है मूवमेंट्स के थ्रू और एक होता है हार्मोन्स के थ्रू। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है मूवमेंट्स। तो प्लांट्स में देखो, आपने देखा होगा अपने आसपास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे कि उसे अगर हम टच करते हैं, है ना, जैसे कि आप टच मी नॉट प्लांट का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। जब हम इसके लीफ को टच करते हैं, लुक एट दिस, ये है टच मी नॉट प्लांट, जिसे हम कहते हैं छुई मुई, है ना। तो जब हम इस प्लांट्स की लीफ को जैसे ही हम टच करते हैं वो कुछ इस तरह का हो जाता है, ये फोल्ड हो जाती है ना, इसके जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे टच स्टिमुलस हुआ और इसका फोल्ड होना रिस्पॉन्स हुआ, है ना, ये प्लांट है। ओके, तो इसे जैसे ही हमने टच किया ये क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो टच क्या है, स्टिमुलस है, यहाँ पे टच स्टिमुलस है, एंड जो फोल्ड हुई, ये जो फोल्डिंग दिख रही है हमें, दिस इज रिस्पॉन्स, फोल्डिंग ऑफ लीव्स, ये क्या है, यहाँ पे रिस्पॉन्स है ना। तो ये इस तरह से प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करके रिस्पॉन्ड जनरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट ही तो हो रहा है। ये लीफ जो है पहले ओपन थी, अब क्लोज हो गई, तो ये मूवमेंट शो कर रहे हैं प्लांट्स, है ना। अब यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो सिर्फ इन्वायरमेंटल चेंज के रिस्पॉन्स में ये मूव कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लीफ अभी बंद है और जब खुलेगी तो इस साइज से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। इसके साइज में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है ना, साइज तो इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। वैसे ही सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये भी एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या नाम है इसका, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एक कार्निवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो इसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके सरफेस पे, ये जो इसकी सरफेस है ना, इस पे कोई भी इंसेक्ट आता है, जैसे कि ये देखो, ये इंसेक्ट है, ये जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आता है, इसे फौरन से ये इस स्टिमुलस को, ये जो टच हो रहा है इसके सरफेस पे, जो टच सेंस मिल रहा है इसे, ये इसे रिसीव करता है और फौरन से ये अपने इस लीफ को क्या कर लेता है, क्लोज कर लेता है इस तरह से, है ना। इसकी लीफ फौरन से क्लोज हो जाती है और ये उसमें ट्रैप कर लेता है, इस इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और उसे इनगल्फ कर लेता है, खा जाता है।
तो यहाँ पर भी टच स्टिमुलस हुआ एंड क्लोजिंग ऑफ लिप्स क्या हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, है ना। यहाँ पर भी प्लांट सिर्फ मूवमेंट शो करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि ओनली मूवमेंट हो रहा है, ओनली मूवमेंट, नो ग्रोथ। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं सीड जर्मिनेशन का। जब हम कोई सीड मिट्टी में डालते हैं, है ना, तो ये इसमें से अंकुर निकलता है। आपने देखा होगा, आप चना को जब पानी में डाल देते हो, भिगो करके रख देते हो, सुबह रखा और शाम में आप देखोगे जब उसे पानी से निकाल करके आप रख देते हैं, तो आप देखोगे कि उसमें से स्प्राउटिंग हो जाती है, उसमें से अंकुर निकल जाता है, वो जर्मिनेट हो जाता है ना। वैसे ही जब हम मिट्टी में डालते हैं किसी सीड को, तो वो क्या होता है, जर्मिनेट होता है। अब उसे जर्मिनेट होने के लिए क्या करना पड़ता है, उसे यहाँ से मिट्टी को ढकेलनी पड़ती है, नीचे से पुश करनी पड़ती है, वहाँ से ये मिट्टी को हटाता है, तब जा करके ये बाहर निकल पाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना, सीड मूव कर रहे हैं, राइट। अब मूवमेंट के साथ साथ क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ भी हो रही है। धीरे धीरे ये प्लांट क्या हो रहा है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है, ये ग्रो कर रहा है ना। पहले एक लीफ हुई, फिर 2 लीफ हुई, फिर 3rd लीफ हुई, इस तरह से इसकी स्टेम भी इलोंगेट कर रही है, बढ़ती जा रही है और इसका ग्रोथ भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है, मूवमेंट भी हो रही है प्लस ग्रोथ भी हो रहा है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि प्लांट्स में 2 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक ऐसा मूवमेंट कि जिसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, और एक मूवमेंट ऐसा होता है जिसमें ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स में 2 टाइप के ग्रोथ होते हैं। जिसमें ग्रोथ इन्वॉल्व ना हो उसे हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। इसी का अनदर नेम होता है नेस्टिक मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स। एंड दूसरा होता है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब इसमें एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है प्लांट्स के मूव करने की, ठीक है, तो इसलिए इसको ट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है, जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। और इसमें ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है कि इसी डायरेक्शन में मूव करना है, लेकिन इसमें ये स्टिमुलस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। इस तरह से प्लांट्स में 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। प्लांट्स 2 तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में सिर्फ मूव करते हैं, इमिडिएटली मूव करते हैं, और एक मूवमेंट ऐसा होता है कि जिसमें स्लोली मूवमेंट होता है और अलोंग विद ग्रोथ। ओके, अब आइए 1 बाय 1 इन दोनों मूवमेंट्स को थोड़ा और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट की, जिसे हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट होता क्या है ये तो आपने समझ लिया, जिसमें सिर्फ हरकतें हो रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है ना। जिसमें सिर्फ और सिर्फ हरकतें हो रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसे हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अब ऐसा नहीं है कि इसकी लीफ टच करने के बाद वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर ये जो प्लांट्स है विनस फ्लाई ट्रैप उसका साइज कुछ अलग हो जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो सिर्फ मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। एंड यहाँ पे बिकॉज टच स्टिमुलस है, तो टच के लिए जो नेस्टिक मूवमेंट होगा, अगर स्टिमुलस टच है तब हम इस तरह के नेस्टिक मूवमेंट को नाम देते हैं थिग्मोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट या थिग्मोनेस्टी, ठीक है। थिग्मो वर्ड यूज होता है टच के लिए। अगर स्टिमुलस टच है तो हम थिग्मोनेस्टी कहेंगे। अगर स्टिमुलस लाइट है, लाइट आ रही है, उसके रिस्पॉन्स में नेस्टिक मूवमेंट हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे फोटोनेस्टी। इस तरह से नेस्टिक मूवमेंट के अलग अलग टाइप होते हैं स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। ओके, सो
अब देखो यहाँ पे कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, साथ ही साथ में कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होना है या फिर कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्टिमुलस इस साइड से आ रही है तो रिस्पॉन्स भी इसी साइड में शो होगा, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कि नेस्टिक मूवमेंट आर नॉन डायरेक्शनल एंड रैपिड मूवमेंट, है ना। जैसे ही टच किया वैसे ही सिकुड़ जाती है, एकदम रैपिडली होता है, एकदम इंस्टेंटली होता है ना। तो इस तरह के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा प्यूडिका, ये थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अब ज़रा इस फिगर को आप गौर से देखिए, हमने इस लीफ को सिर्फ यहाँ पे टच किया था, इस पार्ट में हमने यहाँ पे टच किया था, है ना, लेकिन ये पूरी लीफ रिस्पॉन्ड क्रिएट कर रही है, रिस्पॉन्स शो कर रही है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी लीफ फोल्ड होती है ना। ये इंसेक्ट यहाँ पे सिर्फ टच किया और इसने पूरे अपने आप को पूरे को क्लोज कर लिया, ये पूरा रिस्पॉन्स शो कर रहा है क्लोज होकर के, है ना। इसका मतलब हमारे नर्व्स की तरह प्लांट्स में भी कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो कि यहाँ से इंफॉर्मेशन को यहाँ तक सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन को यहाँ तक भेज रहे हैं, तभी तो पूरी लीव्स क्लोज हो पा रही है। दैट मीन्स के प्लांट्स भी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन एनिमल्स की तरह नर्वस सिस्टम के थ्रू नहीं होता है, एनिमल्स की तरह नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू नहीं होता है, बल्कि इनमें क्या होता है, इनमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्टली डिफ्यूज़न होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे टच सेंस हुआ और वो डिफ्यूज होते हैं सेल टू सेल और इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल ट्रांसफ़र होती जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स के इलेक्ट्रिकल केमिकल कम्युनिकेशन में, वो होता है कि इसमें जैसे एनिमल्स में हमने देखा था कि जब कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, राइट। और वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसकी वजह से होता है, हमारे मसल सेल्स में क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं, जैसा कि मैंने कहा था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसे हम कहते हैं, है ना। तो हमारे सेंस में एनिमल्स की बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रोल प्ले करती हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में सेल अपना शेप कैसे चेंज करते हैं, उनमें वाटर का अमाउंट चेंज होता है, ठीक है, उनमें वाटर का अमाउंट चेंज होता है, जिसकी वजह से वो अपने शेप को चेंज कर पाते हैं। अगर वाटर ज़्यादा भर गया तो वो स्वेल कर जाते हैं, और अगर कम हो गया वाटर तो वो श्रिंक कर जाते हैं। तो ये स्वेलिंग और श्रिंकिंग के थ्रू ये अपने शेप को चेंज कर पाते हैं एंड रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से आपको ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि प्लांट्स में भी इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन इसमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ नहीं होती है। एंड दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्लांट्स अपना सेल शेप कैसे चेंज करते हैं, बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, ठीक है। तो ये हो गया नेस्टिक मूवमेंट, इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। टच मी नॉट प्लांट, ये थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं, यानी थिग्मो मतलब क्या, टच, ठीक है, थिग्मो मतलब टच। अगर यहाँ पे कोई फोटोनेस्टिक मूवमेंट होता, जैसे कि आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर जिधर जिधर सूरज जाता है वैसे वैसे वो फ्लावर घूमता जाता है, तो वो क्या कर रहा है, लाइट के सेंस में उनमें मूवमेंट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे फोटोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, उसको हम कहेंगे फोटोनेस्टिक मूवमेंट। सनफ्लावर, ओके। इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि रात के टाइम में खिलते हैं और दिन में मुरझा जाते हैं, तो वो भी एक तरह का फोटोनेस्टिक मूवमेंट ही हुआ, ओके। अब हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट की, सेकंड टाइप ऑफ मूवमेंट की, दैट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट वैसा मूवमेंट होता है जिसमें प्लांट्स स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ग्रोथ भी शो करते हैं, मूवमेंट के साथ साथ उसमें डायरेक्शनल ग्रोथ भी होती है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो ग्रोथ हो रही है ये या तो स्टिमुलस के डायरेक्शन में होगी या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर ग्रोथ स्टिमुलस के डायरेक्शन में हो रही है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है तो ग्रोथ भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। अगर लाइट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया तो भी इस
प्लांट के ग्रोथ की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो गई। तो जब स्टिमुलस के डायरेक्शन में, ये लाइट क्या है, स्टिमुलस है, जब स्टिमुलस के डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है तब हम इस तरह के ट्रोपिज्म को कहते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। इस तरह के ट्रोपिज्म को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, यानी कि लाइट इधर से आ रही है ना, लाइट इधर से आ रही है और ग्रोथ इधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस तरह के ट्रोपिज्म को हम कहेंगे निगेटिव ट्रोपिज्म। इस रूट को अगर आप देखिए तो यहाँ पे लाइट इस तरफ से आ रही है, लेकिन इसका इस रूट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये निगेटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो जब स्टिमुलस के डायरेक्शन में, स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट हो रहा है, स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तब हम उसे नेगेटिव कहेंगे। और अगर स्टिमुलस के ही डायरेक्शन में ग्रोथ हो तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ओके, अब यहाँ पर स्टिमुलस लाइट है ना, यहाँ पे स्टिमुलस लाइट है। लाइट की जगह पर और भी स्टिमुलस हो सकते हैं, लाइक वाटर हो सकता है, केमिकल हो सकता है, जैसा कि अभी हमने देखा था टच हो सकता है। तो अलग अलग स्टिमुलस के बेसिस पे ट्रोपिज्म के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। इस बेसिस पर इन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो अगर स्टिमुलस लाइट है तब हम उसे कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। ओके, अगर प्लांट्स लाइट के रिस्पेक्ट में अपना ग्रो शो कर रहा है, रिस्पॉन्स शो कर रहा है, तो इस तरह के ट्रोपिज्म को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे सनलाइट सीधी आ रही है तो प्लांट भी इसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। जैसे ही हमने सनलाइट का डायरेक्शन चेंज किया, प्लांट के ग्रोथ की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो यहाँ पर स्टिमुलस सनलाइट है, लाइट के लिए हम यूज करते हैं वर्ड फोटो, इसलिए एंड ये मूवमेंट शो कर रहा है, ग्रोथ के साथ मूवमेंट शो कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्रोपिज्म। तो फोटो प्लस ट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इस तरह के ट्रोपिज्म को हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म, जिसमें स्टिमुलस लाइट हो। अब अगर आप इसके रूट और शूट पे अगर आप इसके ध्यान दीजिएगा, शूट किसको कहते हैं, जो मिट्टी के ऊपर का जितना भी पार्ट है उसको शूट कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्लांट भी, इसमें लीफ भी आ गई, स्टेम भी आ गई, ब्रांचेस भी आ गए, सब आ गया, फूल फ्लावर सब आ गए। ठीक है, उन सभी को कलेक्टिवली हम कहते हैं शूट। और जो नीचे का पार्ट होता है जो कि मिट्टी में इन्वॉल्व होता है उसे हम कहते हैं रूट। तो इसके शूट पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो वो स्टिमुलस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, टुवार्ड्स द स्टिमुलस मूव कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कौन शो कर रहा है, शूट, है ना। बट अगर हम इसके जड़ को देखें, इसके रूट को देखें, तो ये रूट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे रूट क्या शो कर रहे हैं, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, है ना। रूट क्या शो कर रहे हैं, निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो आपको ये एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं, अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कौन सा प्लांट पॉजिटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है और कौन सा पार्ट प्लांट का निगेटिव ट्रोपिज्म शो कर रहा है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट ट्रोपिज्म की बात करते हैं। लुक एट दिस फिगर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्लांट सीधा है तो प्लांट्स की जो रूट है वो भी सीधा ग्रो कर रही है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब हमने क्या किया, इसके पॉट को हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टली रख दिया, लिटा करके। ठीक है, अब हमने इसके जड़ को ऑब्जर्व किया तो अभी भी ये जड़ जो है इसकी क्या कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रो कर रही है, और शूट पार्ट जो है वो अभी भी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी इस रूट को अपनी तरफ खींच रही है, तभी तो ये हमेशा हर डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, हर कंडीशन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा है ना। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या मिल रहा है इस प्लांट को, ग्रेविटी। प्लांट्स की रूट को स्टिमुलस मिल रहा है, ग्रेविटी, और उस ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट्स की जो रूट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही हैं। तो यहाँ पे स्टिमुलस ग्रेविटी हो गया, इसीलिए ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट मूवमेंट शो करते हैं तो इस तरह के ट्रोपिज्म को हम कहेंगे ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म। जियो वर्ड यूज होता है मिट्टी के लिए, तो जियोट्रोपिज्म भी हम कहेंगे और ग्रेविट्रोपिज्म भी हम कहेंगे। ठीक है, नाउ हाइड्रोट्रोपिज्म। जब प्लांट्स वाटर के रिस्पॉन्स में ग्रो करते हैं तो इस तरह के ट्रोपिज्म को हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म।
ठीक है। अ प्लांट्स ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम वाटर, या तो ये वाटर की तरफ ग्रो करेंगे या फिर ये वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। तो इस तरह के ट्रॉपिज्म को, इस तरह के ग्रोथ मूवमेंट को हम कहेंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म, बिकॉज हाइड्रो वर्ड यूज होता है वाटर के लिए, ठीक है। लुक एट दिस फिगर, आपने देखा होगा डेली लाइफ में, अपने आपने देखा होगा कहीं पे भी तालाब वगैरह होता है, वहाँ पे जो किनारे में पेड़ लगे हुए होते हैं, ट्रीज लगे हुए होते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो उसी वाटर की तरफ मूव करने लगती हैं, उसी वाटर की तरफ उनका ग्रोथ होने लगता है। ओके, तो ये क्या शो कर रहे हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहे हैं, है ना। ट्रॉपिज्म को हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा ट्रॉपिज्म शो हो रहा है? तो देखो यहाँ पे रूट्स वाटर की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो शूट पार्ट है, इसका जो शूट पार्ट है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो शूट यहाँ पे नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है, शूट, है ना, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं, एंड रूट पार्ट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन शो कर रहा है? रूट्स, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको ध्यान में रखना है। और फोटोट्रोपिज्म किस में हो रहा है, कब हो रहा है? आपसे पूछा जा सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट तैयार कीजिए हाइड्रोट्रोपिज्म शो करने के लिए, जियोट्रोपिज्म शो करने के लिए, तो आप इस तरह का सेटअप आप बता सकते हो, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि फोटोट्रोपिज्म के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट बताइए किस तरह से आप इसे शो करोगे, तो आप कैसे इसे एक्सप्लेन कीजिएगा? आपको क्या करना है कि हमने एक पॉट लिया, एक को आप उसको कंटेनर में डाल देना है। अब उस कंटेनर में क्या करना है? अपवर्ड डायरेक्शन में खोल कर देनी है जहाँ से सनलाइट आ रही हो, ठीक है, यहाँ पर से, है ना। उसके बाद एक दूसरा प्लांट का पॉट लेना है, उसे क्या करना है? उसे भी एक अनदर कंटेनर में डाल देना है, और उस कंटेनर में आपको क्या करना है? साइड में होल कर देना है कि यहाँ से सनलाइट आए, ठीक है। कुछ दिनों तक इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जिसमें ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है, उसका प्लांट, उस कंटेनर का प्लांट अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा होता है, एंड जिसमें साइड से सनलाइट आ रही होती है, उसके प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते हैं। दिस शोज दैट अ प्लांट्स ग्रोथ मूवमेंट्स शोज फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हो गए। 2 और टाइप होता है ट्रोपिज्म का, जिसे हम कहते हैं कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। कीमो वर्ड से ही आपको पता चल रहा है केमिकल से रिलेटेड है। तो जब स्टिमुलस कोई केमिकल सब्सटेंसेस होता है और उसके डायरेक्शन में अगर प्लांट्स के कोई पार्ट ग्रो कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। जब प्लांट का कोई पार्ट किसी केमिकल या स्पेसिफिक सब्सटेंस के रिस्पॉन्स में उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, तो इस तरह के मूवमेंट को कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। जैसे कि आपको एग्जांपल है, पॉलन ट्यूब्स का ग्रोथ ओव्यूल की तरफ होता है। ये आपको दिख रहा है, ये पतला सा ट्यूब दिख रहा है आपको, ये है बीच का पार्ट जो है वो ओव्यूल है। इस ओव्यूल की तरफ इस पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा है। ये पॉलन ग्रेन्स के रिस्पॉन्स में ये इस तरफ मूवमेंट शो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर में आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो वर्ड यूज होता है, जैसे कि नेस्टिक मूवमेंट में आपने देखा था थिग्मो नेस्टी, तो थिग्मो मीन्स होता है टच। तो जब स्टिमुलस टच को ही कहते हैं मैकेनिकल स्टिमुलेशन। तो जब स्टिमुलस टच होता है और टच के रिस्पॉन्स में या तो टच की तरफ या फिर टच से दूर अगर प्लांट्स के कोई पार्ट या प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इस तरह के ट्रोपिज्म को हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म, ओके। टच के रिस्पॉन्स में ग्रोथ होगा तो थिग्मोट्रोपिज्म, केमिकल्स के रिस्पॉन्स में होगा तो कीमोट्रोपिज्म, लाइट के रिस्पॉन्स में होगा तो उसे हम कहेंगे फोटोट्रोपिज्म, वाटर के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म, एंड ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में अगर प्लांट्स ग्रोथ शो करते हैं तो इसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म। ये 5 टाइप्स के ट्रोपिज्म आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। इस थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, जैसे कि आप किसी भी प्लांट को ले लो, कोई भी क्लाइंबर्स प्लांट्स, आपने मनी प्लांट्स देखा होगा, तो मनी प्लांट्स को जो जिधर सपोर्ट मिलता है वो उसी तरफ ग्रो करने लगता है, उसी सपोर्ट को लेकर के वो ग्रो करने लगता है ना। इसने टच को सेंस किया। ये प्लांट, ये पी प्लांट को देखो, ये पी प्लांट के ये जो टेंड्रिल्स हैं, टेंड्रिल्स किसको कहते हैं? ये जो स्टेम में से ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसी को कहा जाता है टेंड्रिल्स,
ये टेंड्रिल्स जो होते हैं वो टच सेंसिटिव होते हैं, इन्हें जिधर सहारा मिलता है वो उसी की तरफ मूव कर जाते हैं और उसके बाद इस पार्ट का ग्रोथ इतनी तेज़ी से होने लगता है कि ये एक ही जगह पे क्वाइल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सारे पार्ट क्या हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो तेज़ी से ग्रो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये यहीं पर क्वाइल अराउंड होना शुरू हो जाता है और प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from the object। जो इस ऑब्जेक्ट के सपोर्ट में है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और बाकी के जो पार्ट हैं वो तेजी से ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये क्वाइल अराउंड हो जाता है उसी जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से ये था ट्रॉपिक मूवमेंट। तो बेसिकली जो हमने देखा नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, आइए उसे एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होता है, वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, उसमें सिर्फ मूवमेंट होता है, ग्रोथ नहीं होती है। तो दिस आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, बट ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, इनमें साथ साथ ग्रोथ भी इन्वॉल्व होती है। नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट बिल्कुल हमारे रिफ्लेक्स एक्शन की तरह एकदम क्विक एक्शन होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, बट ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो दिस इज स्लो एक्शन। ओके, नेस्टिक मूवमेंट, अब जैसे कि आपने देखा लीफ को हम टच करते हैं वो फोल्ड हो जाती है, लेकिन जैसे ही हमने टच हटाया तो कुछ देर के बाद वो फिर से वापस से ओपन हो जाती है। तो दिस प्रोसेस, दिस मूवमेंट इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, ये फिर से रिवर्सिबल हो जाती है। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो इरिवर्सिबल होता है। अब प्लांट की हाइट 2.5 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक हो गई तो वो छोटी थोड़ी होगी, ये इतना बड़ा प्लांट हो गया तो इतना ही रहेगा ना, तो दिस इज इरिवर्सिबल। ओके, ट्रॉपिक मूवमेंट इरिवर्सिबल होता है और मोर और लेस परमानेंट भी होता है। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिव प्लांट्स में देखने को मिलता है, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट सारे के सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कोई भी प्लांट होता है उसे जिधर पानी मिलेगा वो उधर ही मूव करने लगता है, उसे जिधर से सनलाइट, बिकॉज सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है, तो प्लांट्स को जिधर सनलाइट मिलती है वो उधर ही ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट सारे के सारे प्लांट्स में शो होता है, नेस्टिक मूवमेंट कुछ गिने चुने सेंसिटिव प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो इतने सारे एग्जांपल्स देखे उसमें हमने देखा कि कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन की तरह एकदम क्विकली हो जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्लो होते हैं, जैसे कि सनफ्लावर का एग्जाम्पल आप ले लो। सनफ्लावर का लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। इसके बाद आप ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ले लो, जैसे कि सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन वो इससे भी स्लो प्रोसेस होती है। तो कोई जो है एकदम फास्टर मूवमेंट होता है, कोई स्लो होता है और कोई बिल्कुल स्लो वेस्ट होता है ना। तो जिस तरह का मूवमेंट है उसी तरह का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो फास्टर मूवमेंट के लिए तो हमने देखा कि हमारी बॉडी में क्या होता है, नर्व इम्पल्स होता है ना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है और जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। लेकिन जो स्लोवर मूवमेंट है उसके लिए भी तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ होने चाहिए। अब इसमें दिक्कत है, जो हमारी नर्व इम्पल्सेस जनरेट होते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, एक दिक्कत तो ये है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के साथ कि ये उन्हीं सेल्स तक पहुंच सकते हैं, है ना। नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो उन्हीं सेल्स तक पहुंच सकते हैं जो कि नर्वस टिश्यूज से कनेक्टेड हैं, जो नर्वस टिश्यूज से कनेक्टेड हैं उन्हीं सेल्स तक ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकता है। बाकी जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ पे नर्वस टिश्यूज नहीं पहुंची हुई हैं, तो उन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो एक ये लिमिटेशन हो गई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, है ना, कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सारे के सारे सेल्स तक नहीं पहुंच सकता। दूसरी लिमिटेशन ये है कि एक बार जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है तो दूसरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के लिए सेल को थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। ठीक है, फिर से उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होती है। तो इतने टाइम में तो सेल्स की डेथ हो जाएगी, है ना। इसे तुरंत कुछ कोई एक्शन चाहिए, इसे तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाए तो सेल की डेथ भी हो सकती है। तो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारी बॉडी में एक अलग कम्युनिकेशन मीन्स होता है, एक अलग कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसे हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल कम्युनिकेशन। ठीक है,
हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये केमिकल कम्युनिकेशन होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। जैसा कि आपने न्यूरल कोऑर्डिनेशन में देखा था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद केमिकल सिग्नल भी रिलीज होता है ना। एक न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसफर हुए, दूसरे न्यूरॉन में जब ये जाएंगे तो इस बीच में यहाँ पे केमिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं इतनी देर में, है ना। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और केमिकल इम्पल्सेस दोनों साथ साथ वर्क करते हैं और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करते हैं। इसी तरह से प्लांट्स में भी केमिकल कम्युनिकेशन होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्लांट्स में होने वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन को, देन एनिमल्स में देखेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स से की हेल्प से ही होता है, जैसे कि हमने देखा था। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स है क्या। तो हार्मोन्स कुछ नहीं है, हार्मोन्स एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल मैसेंजर है। मैसेंजर का क्या काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, यही काम करते हैं हार्मोन्स, यही काम करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, एक सेल के पास कोई इंफॉर्मेशन है, जैसे कि इसने कोई स्टिमुलस रिसीव करा तो उसे ब्रेन तक पहुंचाना, ये एनिमल्स के केस में हो गया। प्लांट्स के केस में जैसा कि आपने देखा था कि ये लीफ है, इस लीफ में हमने यहाँ पे टच किया और वो सेंस करके ये यहाँ तक की लीफ रेस्पॉन्स क्रिएट कर रही है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंची, इसी केमिकल कम्युनिकेशन की वजह से, इसी हार्मोन्स की वजह से। ठीक है, ये जो लाइट सनलाइट यहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन में जो प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में ग्रोथ कैसे हो रही है प्लांट्स की, ये भी केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हो रही है, ये भी हार्मोन्स के कारण ही हो रही है। यहाँ पे भी हार्मोन्स का ही कोई ना कोई रोल है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं, उसे हम कहते हैं हार्मोन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करने, रिस्पॉन्स करने, डेवलपमेंट करने, ग्रोथ करने में जो हेल्प करते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। ठीक है, प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइटो। तो प्लांट्स में जो हार्मोन्स पाया जाता है उसको कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। या इसमें ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं, अब ये दो टाइप के होते हैं, ये या तो प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे या फिर उन्हें इनहिबिट करके रखेंगे। तो इसलिए इसे कहा जाता है, इन फाइटो हार्मोन्स को कहा जाता है प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, या तो बढ़ा देंगे या फिर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये प्लांट्स में जो पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं, इस बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स। इसमें आ जाते हैं तीन हार्मोन्स, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। एंड जो प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्लांट्स ग्रोथ इनहिबिटर। इसमें बेसिकली दो हार्मोन्स आते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड को हम शॉर्ट में ABA भी कहते हैं। ठीक है, इसके लिए ABA यूज होता है, जिब्रेलिन के लिए GA यूज किया जाता है। ओके, तो आइए एक एक करके हम इन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है, हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ प्रोमोटर्स की, जिसमें आ जाता है सबसे पहले ऑक्सिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन्स की। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लांट्स की टिप पे, ये जो शूट टिप है ना, इसमें सिंथेसिस होती है। इस टिप पे ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है। इसका मेन काम होता है सेल का इलोंगेशन करना। जैसे कि एक सेल है ये, तो इसका इलोंगेशन कर देती है, इसको लंबा कर देती है, इलोंगेट कर देती है। ये मेन काम होता है ऑक्सिन का, है ना। अब ये सेल को इलोंगेट करेगी, तो जो सेल इतने जगह पे इस तरह से अटैच्ड हैं, 3 सेल, अब ये अगर इलोंगेट हो जाएंगे तो ये तो इतना स्पेस लेंगे, है ना। अब यही वजह है, इसी सेल इलोंगेशन की वजह से फोटोट्रोपिज्म में हमें कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलता है। हमें ये प्लांट्स की बेंडिंग शो होती है। कैसे, देखो, अब जैसे ही सनलाइट आ रही होती है, क्या होता है कि ये ऑक्सिन तेजी से यहाँ पे एक साइड में शेडी एरिया में, जैसे कि इस साइड से सनलाइट आ रही है तो प्लांट्स इस साइड से, लुक एट दिस, यहाँ पे देखो, अभी सीधी आ रही है तो ऑक्सिन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब जैसे ही तिरछी लाइट आती है तो ये सारे के सारे ऑक्सिन जो है वो शेडी एरिया की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, और शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया के जो सेल होते हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे देखो आप, ये है एक प्लांट। ठीक है, प्लांट का शूट टिप, यहाँ पे मान लो कि सेल अभी इस तरह से, कि ये सेल इस तरह से अरेंज्ड है, 1 2
3 4 5 6, ठीक है। ये इस तरह से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या करते हैं, ये सेल को इलोंगेट करना शुरू कर देते हैं। अब सेल इलोंगेट होंगे तो ये सेल इस तरह से इलोंगेट होगा, 1 2 3 4 5, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 2 5 1 6, इस तरह से ये इलोंगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल इस तरह से बेंड हो जाता है, ठीक है। इस तरफ का जो सेल है ये तो छोटा छोटा ही है ना, तो इस तरफ बेंडिंग नहीं होती है, लेकिन इसकी वजह से ये सेल इस तरह से बेंड हो जाता है और हमें बेंडिंग देखने को मिलती है। लुक एट दिस, ये इस तरह से बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन का। इसके अलावा ये फ्रूट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, फोटोट्रोपिज्म को इस तरह से कंट्रोल करता है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो ये मेन फंक्शन है ऑक्सीजन के। सेकंड हार्मोन आ जाता है ग्रोथ प्रोमोटर्स, दैट इज जिबरेलिन। इसका काम भी बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह होता है। ये स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, स्टेम को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स में जो नोड्स होते हैं ना, ये एक लीफ और यहाँ पे दूसरी लीफ निकल रही है, जहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं, उस बीच के पार्ट को हम इंटरनोड कहते हैं और इसे कहते हैं नोड्स। तो ये जो इंटरनोड्स है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने का काम करती है जिब्रेलिन्स, ओके। इट प्रोमोट्स स्टेम इलोंगेशन एंड फ्रूट को मैच्योर करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा सीड जर्मिनेशन इसका मेन इंपॉर्टेंट काम होता है। सीड जर्मिनेशन, बर्ड्स की स्प्राउटिंग, बर्ड्स जैसे कि कली होती है ना, वो कली जो खिलती है वो किसकी वजह से, किस हार्मोन की वजह से, जिब्रेलिन्स की वजह से। प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, उसमें भी जिब्रेलिन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल होते हैं जिब्रेलिन के। इसके बाद आ जाता है आपको साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है। अब एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेगा। तो जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्लांट्स की ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये भी एक ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स होते हैं। इसके अलावा ये एजिंग को भी डिले करता है, यानी कि प्लांट्स की जो एज होती है उस एज को कंट्रोल करने में भी साइटोकाइनिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये लीव्स एंड फ्रूट्स की एजिंग को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये सब थे ग्रोथ प्रोमोट करने वाले हॉर्मोन्स। पर प्लांट्स को ऐसे भी हॉर्मोन्स की ज़रूरत होती है जो कि उसकी ग्रोथ को रोके, इनहिबिट करे। अब जैसे कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि सूखा पड़ गया है ना, पानी की कमी है, वाटर की कमी है, स्कार्सिटी हो गई, तो प्लांट्स क्या करेंगे उस टाइम में, ये अगर स्टोमेटा ओपन रहा तो ट्रांसपीरेशन बहुत तेज़ी से होगा, तो जिसकी वजह से वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस होगा तो फिर प्लांट्स डेथ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसको तो चाहिए ना कोई ऐसा हार्मोन भी होना चाहिए जो कि इसके ग्रोथ को क्या करे, इनहिबिट करे। तो इसके लिए प्लांट्स में 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली। एक होता है एब्सिसिक एसिड, इसका काम होता है स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करना। जब कभी भी ड्राउट की कंडीशन होती है, सूखा की कंडीशन आ जाती है, तो उस टाइम में ये स्टोमेटा को क्लोज करके रखता है ताकि ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, ठीक है। जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है कौन, एब्सिसिक एसिड। इसके अलावा ये सीड डॉर्मेंसी को भी स्टिमुलेट करता है एंड बड डॉर्मेंसी को भी स्टिमुलेट करता है। यानी कि सीड डॉर्मेंसी मतलब कि सीड को जर्मिनेट होने से ये रोकता है। इट प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन को क्या करता है, प्रोमोट करता है। सीड डॉर्मेंसी को स्टिमुलेट करना, बढ़ावा देना, मतलब कि प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन। तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड का रोल। उसके बाद आ जाता है इथाइलिन। इथाइलिन का नाम आपने सुना होगा। ये कब बनता है, जब प्लांट्स की बॉडी में, जब प्लांट्स के शूट पार्ट में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है, तब हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन की वजह से इथाइलिन का फॉर्मेशन होता है। और इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, एकमात्र गैसियस हार्मोन होता है इथाइलिन, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका काम होता है, इसका मेन फंक्शन है फ्रूट को पकाना, फल को पकाने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये एजिंग को प्रोमोट करता है, ठीक है। अब एजिंग बढ़ेगी तो प्लांट्स डेथ की तरफ बढ़ेंगे ना, तो इसलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। इसके अलावा ये लीफ फॉलिंग और फ्रूट फॉलिंग, फ्रूट पक गए तो उसको नीचे गिराने में हेल्प करता है कौन, इथाइलिन हार्मोन। अब बिकॉज ये गैसियस हार्मोन है, तो अगर एक मैंगो पक रहा है ना, अगर एक सेब पक रहा है वहाँ पे आप दूसरा सेब डाल दोगे, एक केला पक रहा है वहाँ पे आप दूसरा केला डाल दोगे, तो वो उस फल को भी पका देता है। क्यों, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो गैसियस स्टेट में है वो दूसरे फल में भी डिफ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसके आसपास के जो फल होते हैं वो भी पक जाते हैं। इसी तरह से सड़ने में भी होता है। एक फल अगर सड़ रहा है तो दूसरा फल भी सड़ने लगता है,
इसी इथाइलिन की वजह से। तो ये मेजर रोल होता है इथाइलिन का। ओके, तो इस तरह से 5 हार्मोन्स हमने देखे। 3 ग्रोथ प्रोमोटर्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन। ये ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। एंड 2 ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, तो ये 5 हार्मोन्स के नाम आपको याद रखने हैं। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये दिया हुआ है, तो ये याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इसके इफेक्ट में शो होता है विल्टिंग ऑफ लीव्स। ये भी आप याद रखोगे, एनसीईआरटी में रिटन है विल्टिंग ऑफ लीव्स। पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का सड़ना, उसको कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। ओके, तो ये था केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स। तो ये आप खुद से आंसर कर सकते हो। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स में ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं। इसी को कहा जाता है प्लांट हार्मोन। कुछ प्लांट हार्मोन्स के नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, etc। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट। सेंसिटिव प्लांट्स के लीव का जो मूवमेंट है वो शूट के लाइट की तरफ बेंड होने वाले मूवमेंट से डिफरेंट है। कैसे, ये बताना है। तो सेंसिटिव प्लांट्स का जो मूवमेंट है दिस इज नेस्टिक मूवमेंट, है ना। और ये मूवमेंट जो है वो क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है और ये डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस के इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। एंड दिस इज ग्रोथ डिपेंडेंट। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो बस इसी को आपको सेंटेंस में लिख देना है। द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स आर टच सेंसिटिव एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। दे टेक प्लेस इमीडिएटली इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। वाइल द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज डायरेक्शनल and growth dependent called tropic movement. It takes place slowly in response to the stimulus of light, जिसे हम कहेंगे phototropism. Okay, next question, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन 3 होते हैं, उसमें से किसी का भी आप नाम दे सकते हो। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। किसी सपोर्ट के अराउंड जो टेंड्रिल का ग्रोथ होता है उसमें ऑक्सिन किस तरह से हेल्प करता है, ऑक्सिन किस तरह से उस ग्रोथ को प्रमोट करता है, ये बताना है। ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल इलोंगेशन एंड आर सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। ऑक्सिन के बारे में आपको एक लाइन लिख देना है, उसके बाद आप आंसर करोगे। व्हेन द टेंड्रिल कम इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट, ऑक्सिन स्टिमुलेट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ द सेल्स एट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सपोर्ट। ठीक है, जो सपोर्ट के अपोजिट साइड के सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ तेजी से करवाता है ऑक्सिन, जिसकी वजह से वो तेजी से ग्रो करेगा। तो जो यहाँ पे है वो क्या होगा, कहाँ जाएगा, वो क्वाइल ही होने लगेगा ना। तो इसलिए ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं, क्वाइल्ड होने लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म को शो करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है। तो क्या करोगे आप, एक पॉट ले लेना है ना। क्या हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमने एक पॉट लिया, उसमें हमने प्लांट रख दिया और उसके एडजेसेंट में एक पोरस प्लांट पॉट रख दिया जिसमें बहुत सारे पोर्स थे और इसमें पानी भरा हुआ है। अब कुछ दिन तक हम इसे छोड़ देते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्लांट है इसकी जो रूट्स है वो इसकी तरफ मुड़ जाती है, इस पोरस पॉट की तरफ इसकी जो जड़ है वो बेंड हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि प्लांट्स हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। लुक एट दिस, वी विल प्लांट अ सीडलिंग इन अ वेसल कंटेनिंग सोयल, वी विल प्लेस अ पोरस पॉट कंटेनिंग वाटर नेक्स्ट टू द सीडलिंग। उस सीडलिंग के बगल में एक पोरस पॉट रख देना है। देन वी विल लीव दिस सेटअप फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों तक छोड़ देंगे। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं हम, ऑन एग्जामिनिंग द रूट्स ऑफ द सीडलिंग्स इट इज ऑब्जर्व दैट द रूट्स बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ वाटर एंड डू नॉट ग्रो स्ट्रेट, है ना। उसमें बीज रख देना है और कुछ दिनों तक छोड़ देना है। उसके बाद हम देखेंगे जब इसमें से जड़ निकलने लगेगी तो कुछ दिन के बाद जब हम इसे छोड़ करके देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि उसकी जड़ किसकी तरफ होती है, उसी पानी की तरफ, यानी कि वाटर की तरफ
रूट्स मूव करती हैं, ग्रोथ शो करती हैं। ओके तो ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से समझ करके आपको ध्यान में रखना है और अपने नोट्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा। ओके तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय।